कहानी सुना देता हूं, पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूं। तो टॉपिक है महात्मा गांधी। पहले मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं, समझिएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो बच्चे नए हैं वो आराम से सुनेंगे और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, 100% जानते हैं आप लोग, है ना। और अगर आप चाहेंगे तो एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके पर एमसीक्यूज करा देंगे। यदि आपको टॉपिक नहीं पढ़ना, आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, यदि जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, है ना, उनको एक बार पढ़ के देख लेने दीजिए। स्टार्ट किया जाए, फटाफट यस सर बोलो जल्दी से। आलोक, सुल्तान, टाइगर, महेश कुमार, अब जल्दी जल्दी जैसे कि कमेंट चलते हैं, फटाफट कमेंट चलते हैं, वैसे कमेंट चलने चाहिए, है ना। और आपके लिए ऐसा नहीं, आपके लिए हम क्वेश्चन भी लाए हैं। और मैं जानता हूं अगर मैं सीधे क्वेश्चन लगा दूंगा, है ना, तो आप लोग फटाफट आंसर बता देंगे, है ना। लेकिन इसके पहले कुछ और बताना भी चाहिए, ठीक है ना। किसने कहा था, चलो इसके बताते हैं, भी स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति था जिसके दिमाग का वजन, आराम समझिएगा, एक व्यक्ति था जिसका दिमाग का वजन मात्र 1230 ग्राम था। एक व्यक्ति था जिसका दिमाग का वजन मात्र 1230 ग्राम का था, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग का औसत वजन 1350 ग्राम होता है। अरे हाँ कि ना, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग का औसत वजन 1350 ग्राम का होता है, लेकिन उससे भी कम 1230 ग्राम के दिमाग के वजन के साथ एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आराम समझिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन था 1230 ग्राम। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। इन सब पर चर्चा करेंगे, है ना, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने सोचा एक टॉपिक उठाया जाए, तो एक टॉपिक पर ही बात करेंगे, गांधी जी पर ही बात करेंगे, है ना। बस ये थोड़ा सा कहते नहीं है कि पिक्चर शुरू होने से पहले नाम आते हैं, है ना, लोगों के नाम आते हैं कि सुपरस्टार रजनीकांत आया है, इस प्रकार से, क्या बोलते हो, है ना। तो एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग का जो औसत वजन होता है वो 1350 ग्राम का होता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग का वजन 1230 ग्राम का था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था भैया, तो आपका आंसर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको 1921 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। एक और क्वेश्चन पूछता है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन थे, तो आपका आंसर आएगा वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन हुआ करते थे, तो आपका आंसर आएगा वायलिन। अब क्वेश्चन समझिएगा, यहां पे इस व्यक्ति के बारे में जो स्टेटमेंट कहा वो हर बार पेपर में आता है। अरे हाँ कि ना, इस व्यक्ति के बारे में जो स्टेटमेंट कहा वो हर बड़े से बड़े पेपर में पूछा जाता है। जैसे, एक सेकंड बेटा, हेलो, ठीक है, स्टार्ट हो गया भाई। लगता है लोगों ने बुलाया नहीं लोगों को, ठीक है, थोड़ी समस्या थी, हो गया, समझ में आ गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, समझिएगा। मैं ये बता रहा था आपको, आवाज आ रही है भाई, यदि आ रही तो जल्दी बताओ फटाफट, है ना। और स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, कि एक व्यक्ति था, एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 ग्राम होता है, लेकिन एक व्यक्ति मात्र 1230 ग्राम के मस्तिष्क के साथ पैदा हुआ जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने के शौकीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। अगला क्वेश्चन, 1921 जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चला रहे थे कौन, महात्मा गांधी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस शख्स के लिए क्या कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि पृथ्वी पर हार्ड और मांस लेकर, समझिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के लिए कहा, पृथ्वी पर हार्ड और मांस का शरीर लेकर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने पृथ्वी को स्वर्ग के समान दिखा दिया, साक्षात रूप से भविष्य में कोई नहीं मानेगा। तो क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, फिर समझिएगा, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के लिए कहा कि पृथ्वी को स्वर्ग के समान दिखा दिया साक्षात रूप से, ऐसा कोई व्यक्ति हार्ड और मांस के साथ पैदा हुआ था, भविष्य में कोई नहीं मानेगा। यह स्टेटमेंट आपको याद रहेगा,
जल्दी बताइए। ये स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट भैया याद रखना। कल क्लियर है? अगली बात समझते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा। महात्मा, अच्छा एक बात समझिए कि कुछ लोग कहते हैं भीड़ के साथ चलो, भीड़ के साथ चलो। बहुत सारे लोग नहीं, कहीं पे भीड़ जा रही होती है तो उसी के पीछे पीछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। याद रहना है, ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। अपना हर एक दिन ऐसे जियो, अगला स्टेटमेंट, अपना हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एक गाना सुना नहीं सुना अपना, अपना हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। लेकिन जब कोई काम सीखो तो इस प्रकार से सीखो जैसे कि भी बहुत कुछ सीखना बाकी हो। फिर मैं बता रहा हूं, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। और जब कोई काम सीख रहे हो तो ऐसे सीखो जैसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी हो। ये सारा स्टेटमेंट किसका है? तो ये सारा स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट क्या था महात्मा गांधी के लिए? कि भविष्य के व्यक्ति नहीं मानेंगे कि ऐसा हार्ड मांस लेकर शरीर कोई व्यक्ति पैदा हुआ था। भविष्य के लोग नहीं मानेंगे जिसने पृथ्वी को साक्षात, है ना, दिखा दिया स्वर्ग के रूप में। और महात्मा गांधी के दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। पहला, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। और अगला स्टेटमेंट है कि अपना जो भी दिन जी रहे हो ऐसे जियो, जो भी एक दिन जी रहे हो ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो। और जब तुम कुछ सीख रहे हो तो ऐसे सीखो जैसे कि अभी बहुत कुछ सीखने वाले हो। नहीं समझ पाए? ये स्टार्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को लेकर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी का परिचय आराम से समझिएगा, मजा बहुत आने वाली है। और विश्वास करिए जिन्होंने अभी तक गांधी नगर हमसे पढ़ा है, हमसे पढ़ा है या दुनिया में कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हो उसमें कुछ ना कुछ तो नया मिलने वाला है। कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। क्या बोलते हो? स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ। फिर सुनिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि ये अपने पिताजी का नाम लेकर चलते हैं। तो इनका असली नाम है, देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाए, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जरा बताओ कि महात्मा गांधी को बचपन में लोग किस नाम से बुलाते थे? फटाफट बताओ। महात्मा गांधी को, हमसे पढ़े हो ना, हमसे पढ़े हो, दुनिया से ही पढ़े होगे, है ना। तो आपको बताना है महात्मा गांधी को लोग बचपन में किस नाम से जानते थे। चलिए दिमाग पर लोड ना दीजिए ज्यादा। महात्मा गांधी को बचपन में लोग मनु या मोनिया के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बचपन में लोग मनु या मोनिया के नाम से जानते थे, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। दादाजी का नाम क्या है? उत्तमचंद गांधी। दादाजी का नाम क्या है? उत्तमचंद गांधी। पत्नी का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन पूछा गया, जो बच्चा कोई लेखपाल का पेपर देता होगा उसमें पिछली बार लेखपाल का पेपर पूछा गया था कि महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से किस वर्ष की उम्र में हुआ था, है ना, कितने उम्र के थे? तो गांधी जी उस समय 13 साल के थे और कस्तूरबा गांधी 13 साल 6 महीने की थी। याद रखना है, कुछ भी पूछ रहे हैं भाई, कुछ भी पूछ रहे हैं आजकल, समझिएगा, है ना। तो महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से 4 बच्चों का जन्म होता है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। सीरियल से मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा कौन था? हरिलाल, उससे छोटा मणिलाल, उससे छोटा रामदास और उससे छोटा देवदास। इतनी बात समझ में आ गई। तो लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? तो आपका आंसर आएगा जमुना लाल बजाज को। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? नहीं, इन्होंने 5वां पुत्र अडॉप्ट नहीं किया था, कहते नहीं तुम मेरे पुत्र समान हो। तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है? तो जमुना लाल बजाज को माना जाता है। डन, यहां तक आपको सवाल समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी के 2 प्रिय भजन थे। गांधी जी के 2 प्रिय भजन थे, जल्दी से कमेंट में लिखो। गांधी जी के 2 प्रिय भजन कौन से थे? मैं प्रिय भजन बता देता हूं, यार मजा नहीं आ रही, क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा है, बेइज्जती करा रहे हो यार, है? हमारे जीवन का सबसे कम वॉचिंग आज हमने देखने को मिला है। हमारे जीवन का सबसे कम वॉचिंग जो है वो हमें आज देखने को मिल रहा है।
जब इसमें डबल जीरो जुड़ जाएं जितनी वॉचिंग चल रही है तो कहीं प्रतिष्ठा हमारे हाथ लगे, क्या बोलते हो? या फिर आज पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए धीमे धीमे क्रेज बढ़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा है क्या? कुछ ऐसा है क्या? आलोक जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लाइव इतने कम क्यों लोग हैं, वही तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कम क्यों लोग हैं? या तो बताओ छोड़ दें, नहीं पढ़ना है गांधी तो एमसीक्यूज करना तो एमसीक्यूज करो। आप ही लोग कह रहे थे कि सर कोई टॉपिक वाइज चलिए, तो टॉपिक वाइज चलते हैं। और विश्वास करिए कि हमारे पढ़ाने के बाद तो आदमी मेंस तक निकाल रहा है, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रिय भजन नहीं है। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था नंबर 1 पर, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जानो रे, है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जानो रे, ये स्टेटमेंट यानी ये जो भजन है ये किसने लिखा है? तो आपका आंसर आएगा नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये किसने लिखा है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। किसने भैया? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। याद रहना है। अच्छा, तो जितनी बात मैंने आपको बोली है उतनी लिख लेते हैं एक बार, क्या बोलते हो? जितनी बात मैंने आपको बोली है उतनी बार लिख देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। एक बात समझिएगा, 1869, इसको 1969 मत कीजिएगा वरना इसरो की स्थापना हो जाएगी फट से। यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इन्हीं के 100 साल के बाद। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इन्हीं से 100 साल के बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। इसरो का पुराना नाम क्या था? इंकोस्पार। इसरो का पुराना नाम क्या था? इंकोस्पार। इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था। तो भारत और चीन ने कौन सा समझौता तोड़ दिया था? पंचशील समझौता। तो पंचशील, सील जो शब्द है वो बुद्धिज्म का है, यानी पंचशील समझौता का संबंध किस धर्म से होता है? तो बौद्ध धर्म से। पंचशील समझौता टूटा, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, इंकोस्पार जो बनना था वो बंद हो गया, फिर 1969 में इसी का नया नाम इसरो दिया गया। याद रखना है आपको। अगली बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो जन्म क्या है? 2 अक्टूबर 1869। राज्य क्या है? गुजरात। जिला क्या है? पोरबंदर। जिला क्या है? पोरबंदर। गांव का नाम क्या है? काठियावाड़ा। आज बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना सरल सरल पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कठिन कठिन भी छोड़ेंगे, है ना। लेकिन आज जब परिचय हो जाएगा तो जब आंदोलन शुरू कर लेंगे, आज कम से कम कुछ नहीं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तक तो ले जाएंगे आपको, या फिर हो सकता है आज सहयोग आंदोलन तक ले जाएं, है ना। तो लगभग 1920 तक तो आज आपको खींच ले जाएंगे। और इसके बाद विश्वास करिए, गांधी जी के परिचय से जीवन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे एसके पांडे उठाइए, चाहे केसी श्रीवास्तव उठाइए, चाहे बीडी महाजन उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, चाहे सौरभ चौबे की जो आधुनिक आ नहीं रही है, प्राचीन और उन्होंने मध्यकालीन निकाली, कोई भी उठाइए, फटाफट आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है ना। या उठाते हैं। तो जन्म स्थान क्या है? गुजरात राज्य है, पोरबंदर जिला है, और गांव का नाम क्या है भैया? काठियावाड़ा। आगे चलते हैं। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अब आज से अपना इंटरनेट बचा लेना रोज 9:30 बजे आने के लिए, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, आज तो नहीं बचा पाए होगे, मोहनदास करमचंद गांधी। और बचपन में इनको मनु या मोनिया के नाम से भी जाना जाता था। पिता करमचंद गांधी हो गए। दादाजी का नाम क्या है? उत्तमचंद गांधी। दादाजी का नाम क्या है? उत्तमचंद गांधी। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। एक बार रिवीजन भी कराएंगे। माता का नाम क्या है भैया? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। अब जो ये जो कस्तूरबा गांधी है, विवाह कब हुआ था? तो विवाह 13 वर्ष 6 माह की उम्र में। 13 वर्ष 6 माह की उम्र में। ये 13 वर्ष जो 6 माह है ये कस्तूरबा गांधी की है, जबकि इनकी कितनी है? मात्र 13 वर्ष। ठीक है ना। 6 महीने कस्तूरबा गांधी इनसे बड़ी थी, है ना। पुत्र में आते हैं। 4 पुत्र पैदा हुए। हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल,
मणिलाल, रामदास और देवदास। इतनी बात आपको समझ में आ गई? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको माना जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको माना जाता है? जब तक आप लोग जो हमसे पढ़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, महात्मा गांधी के सेक्रेटरी बताओ, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, है ना? तो पांचवा पुत्र किसको माना जाता है? जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज को। अब बहुत सारे लोग होंगे जो जमुना लाल बजाज को जानते नहीं होंगे, है ना? मैं आपको बताऊंगा भी जमुना लाल बजाज कौन थे। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी जमुना लाल बजाज ने, बताऊंगा। राय बहादुर उस समय एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कहा जाता था। रुकिए बताता हूं। गांधी जी के सचिव कौन थे? तो आपको आंसर लगाना है महादेव देसाई, महादेव देसाई और प्यारेलाल, महादेव देसाई और प्यारेलाल। याद रखना है आपको कि गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, गांधी जी के प्रिय भजन। अगला क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी के प्रिय भजन कौन कौन से थे? तो पहला भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जानो रे। और दूसरा है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है ना? तो इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। इसके रचयिता कौन है भैया? नरसिंह मेहता। और इसके रचयिता कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। एक बात मैं और बता दूं कि मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूं कि लिखा हुआ हो उसको बोलते चले जाओ, मजा नहीं। कुछ तुम बताओ, कुछ हम बताएं, कुछ आप देखो, कुछ हम दिखाएं, कुछ आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपका आंसर दूं। इस पर हमें विश्वास रखते हैं। आगे, ठीक है ना? तो इतनी बात आपको समझ में आई। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमुना लाल बजाज को। सचिव कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। अगला, प्रिय भजन कौन कौन से थे? वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जानो रे। और दूसरा क्या था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के प्रसिद्ध समाचार पत्र और पुस्तकें। गांधी जी के प्रसिद्ध समाचार पत्र और पुस्तकें। तो फटाफट बताइए, गांधी जी के प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन कौन से थे और पुस्तकें कौन कौन सी थी? जितने आपको आता उतना बताइए। गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से थे और पुस्तक कौन कौन सी थी? तो समाचार पत्र आपको 3 याद कर लेने हैं। एक है यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। क्या बेटा? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, हरिजन। एक और भी याद कर सकते हो अगर करना चाहो, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। अब देखो, जब यहां पर पीसीएस का पेपर देने जाओगे, अगर तुम सिविल का पेपर देने जाओगे तो यहां पर आपसे क्वेश्चन दाग देगा कि यंग इंडिया किस भाषा में है, नवजीवन किस भाषा में है, हरिजन किस भाषा में है ना? तो कैसे याद करते हैं? हा से हरिजन, हा से हिंदी। अगर हरिजन हिंदी में याद रहेगा तो यंग इंडिया, यंग इंडिया देख कर आपको लग रहा है यंग मतलब होता है जवान, यानी यंग क्या है? इंग्लिश है, यानी कि समझ में आ गया। तो यंग इंडिया जो है ये 1919 में लिखी समाचार पत्र छपा था, जो किस भाषा में था भैया? आपका आंसर आएगा इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था। नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन भी 1919 में समाचार पत्र निकाला था, जो किस भाषा में था? जहां के पैदा हुए थे, गुजराती में था। कहां का था भैया? गुजराती का था। अगला, हरिजन, हरिजन पत्रिका वो तब निकालेंगे जब पूना समझौता हो जाएगा। याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 में होता है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अरे हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं। तो हरिजन जो पत्रिका होगी वो 1933 में निकालेंगे, है ना? किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ये जब ये साउथ अफ्रीका जाएंगे, समझिएगा, जब ये साउथ अफ्रीका जाएंगे तो साउथ अफ्रीका का एक साप्ताहिक समाचार पत्र होगा। याद रखना है, इंडियन ओपिनियन कैसा पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है ना? कुछ भी क्वेश्चन बनाए आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना? फटाफट बताओ जल्दी से। अब यहां पे 2 पुस्तकें याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए हिंद स्वराज, एक याद कर लीजिए हिंद स्वराज, और एक याद कर लीजिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब यहां पर
कभी कभी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को भी हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा है। कह रहा बताइए मेरे सत्य के साथ प्रयोग, क्वेश्चन दे देगा कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग किसने लिखी है, तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का मतलब होता है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। अरे हाँ कि ना, बताइए, जल्दी बात समझिए, इसी बात समझ क्लियर है। आगे, हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। और ये कहां लिखी गई थी? क्वेश्चन बना, केबीसी का भी खेले हो? केबीसी क्वेश्चन में आया था गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने जहाज पर बैठकर पूरी की थी। गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने जहाज पर बैठकर पूरी की थी, उस किताब का नाम बताइए जो गुजराती भाषा में है। तो आपका आंसर आएगा हिंद स्वराज, है ना। तो यहां लिख देते हैं, एक जहाज पर लिखी गई पुस्तक है, एक जहाज पर बैठकर, एक जहाज पर बैठकर लिखी गई पुस्तक। अरे हां कि ना, एक जहाज पर बैठकर लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। अरे हां कि ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1925 में लिखी गई, है ना। और किस भाषा में लिखी गई? तो आपका आंसर आएगा गुजराती में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? तो आपका आंसर आएगा सर गुजराती में लिखी गई। क्लियर है? फटाफट बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो हम लोगों ने समाचार और पुस्तकें देख ली, हम लोगों ने समाचार देख लिए, समाचार पत्र देख लिए और पुस्तकें देख ली। अब हमारा काम क्या है कि गांधी जी ऐसा तो नहीं ना, आप कुछ भी चीज सीखते हो, आप कुछ भी चीज सीखते हो, चाहे झूठ बोलना सीखो, चाहे चोरी करना सीखो, या फिर बहुत ज्यादा ज्ञान बताना सीखो। नहीं, आदमी कहता है ज्ञान बहुत देता है, तो जो ज्ञान बताना सीखो, तो ये सब की सब चीजें आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से सीखते हो। ये सब कहीं ना कहीं चीजें आप दूसरे लोगों से सीखते हो, है ना। तो गांधी जी जो सविनय अवज्ञा नाम का जो शब्द है, सिविल डिसओबीडियंस, सर्वोदय नाम का शब्द है। अरे हाँ कि ना, गांधी जी ने कहा कि हम सिर्फ सत्य ही का ही प्रयोग करेंगे और ज्यादा होगा तो सत्य और अहिंसा, ये इनके दो प्रमुख हथियार हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना, तो ये इतने बड़े बड़े विचार ये कहीं ना कहीं तो लिए होंगे ना उन्होंने। तो क्वेश्चन बन जाए कि गांधी जी के जो विचार के स्रोत है, हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट ले लीजिएगा। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, अब गांधी जी के विचार देखते हैं। गांधी जी के विचारों का स्रोत, गांधी जी के विचारों का स्रोत। अरे हाँ कि ना, तो विचारों के स्रोत में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोरो की। किसकी बात करते हैं? थोरो की। तो जो सविनय अवज्ञा शब्द है, याद रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा शब्द है, जब मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा 1930 वाला, है ना, तो आपको पता चलेगा। तो थोरो की किताब थी सिविल डिसओबीडियंस। क्या थी भैया? सिविल डिसओबीडियंस। उसी थोरो की सिविल डिसओबीडियंस से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा नाम का शब्द लिया है। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय। सर्वोदय, हालांकि जो सर्वोदय योजना अगर आपसे पूछ दिया जाए सर्वोदय योजना किसने चलाई थी, तो आपका आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है ना, सर्वोदय योजना किसने चलाई थी, तो आपका आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण ने। फिर मैं बोल रहा हूं, सर्वोदय योजना किसने चलाई थी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे और इन्होंने कहा था वन नेशन वन पार्टी, एक देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए, अन्यथा वो भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, दल विहीन होना चाहिए राष्ट्र, इन्होंने ये कहा था। ठीक है ना। तो सर्वोदय जो नाम का शब्द है, ये जॉन रस्किन से प्रेरणा स्रोत लिया गया है। जॉन रस्किन की किताब है अन टू द लॉस्ट। क्या पता? अन टू द लास्ट, याद रखिएगा। तो अन टू द लास्ट से सर्वोदय शब्द आया हुआ है ना। गांधी जी ने अपना, है ना, सत्य संबंधी विचार, गांधी जी ने अपने सत्य के जो विचार हैं वो किससे लिए हैं? तो आपका आंसर आएगा लियो टॉलस्टॉय से। किससे लिए हैं भाई? लियो टॉलस्टॉय से। याद रखना है आपको, लियो टॉलस्टॉय के नाम पर टॉलस्टॉय आश्रम भी बनाई जाएगी। लियो टॉलस्टॉय की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। याद रखना है क्या? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। आगे यू भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो कौन सा मैं किताब लिख दूं? मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है ना। तो गांधी जी के सत्य संबंधी विचार किससे आए हैं? लियो टॉलस्टॉय से आए हैं। अरे हाँ कि ना, फटाफट बता रहे हैं बच्चे, फटाफट। हाँ, ये क्लास देखो,
जो पढ़ता है हमसे वो तो पूरा पढ़ ही चुका है, जो हमसे पढ़ता है वो हमसे पढ़ ही चुका है, लेकिन विश्वास करिए जो पढ़ चुका है वो भी उसको आज बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली है ना। हमने बहुत हड़प्पा काल में पढ़ाया था गांधी युग, अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो अरे नहीं मिलने की नहीं मिल रही है, फटाफट बताओ। और तुम लोग बुला नहीं रहे हो लोगों को, तुम लोगों को बुला नहीं रहे हो, मजा आ नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो? लोगों को बुलाओगे नहीं, भीड़ बढ़ेगी नहीं, नाम कैसे होगा? जीना इसी का नाम है क्या? हम जान रहे, हमने आपसे कहा है जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं। सत्यम कौशिक सर मैंने 4 साल पहले पढ़ा था, आप आज तक आप जैसा टीचर नहीं मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सौभाग्य है हमारा, भगवान आपका भला करे। हैं महेश कुमार जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं गांधी जी के गुरु बताओ फटाफट। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं, देखिए यहां पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गांधी जी के गुरु की, गांधी जी के गुरु की बात की जाए तो सबसे पहले गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? पहला क्वेश्चन, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यह पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अगला क्वेश्चन है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यह अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। और गांधी जी के, हाँ पांडे जी ये फ्री क्लास ही चल रही है और लगातार आपको रोज 9:30 बजे डेली फ्री क्लास मिलेगी। और अगली आपकी जो फरमाइश आई है सर स्टैटिक जीके ही करवाइए, उसमें मजा आ रही है ना, तो स्टैटिक जीके ही आ जाएगा। तो एक काम करेंगे ना, 2 बार कर लेंगे, सुबह ही पढ़ा देंगे, शाम को ही पढ़ा देंगे, क्या बोलते हो? नताशा सिंह जी आप तो, चलो हम तो जानते ही हैं अपने बच्चों को सबको। पूजा रानी, शोफी अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज यादव, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, यहां फंसेगा बच्चा, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु आएंगे लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा। गांधी जी की अगर आध्यात्मिक गुरु पूछे जाएंगे तो आपका आंसर आएगा लियो टॉल्स्टॉय। लेकिन गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछे जाएंगे तो आपका आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर आपसे मैं कहूं, देखो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का राजनीतिक चिंतन गुरु कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का राजनीतिक चिंतन गुरु किसे कहते हैं? भारत का राजनीतिक चिंतन गुरु किसे कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, महेश, रोहित पटेल, आशीष खटाना। आगे बढ़ते हैं, शोफी अग्रवाल, हाँ और कमेंट तेज चलाओ, और कमेंट तेज चलाओ, कमेंट तेज चलने चाहिए, फटाफट बहुत तेज कमेंट चलने चाहिए, है ना। तो राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से 2 चीजें याद कर लो जल्दी से, गोपाल कृष्ण गोखले से 2 चीजें याद कर लो। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में जो बनारस में हुआ था, उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का राजनीतिक चिंतन गुरु कहा जाता है, भारत का राजनीतिक चिंतन गुरु कहा जाता है। और राजनीतिक गुरु इनके थे, गांधी जी के थे। अगर मैं आपसे कहूं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। ये महागोविंद रानाडे को हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, याद रखिएगा। अब सुकरात कौन है भी मैं बताता हूं। सुकरात ने खुद ही जहर का प्याला पी लिया था, है ना, नाक चपटी थी, बदसूरत सा लगता था, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? ये इनके शिष्य नहीं है, गुरु वाले चल रहा है। हालांकि गुरु आजकल नीचे चले जा रहे हैं, शिष्य ऊपर चले जा रहे हैं, है ना। गुरु गुड़ रह जा रहा है, चेला शक्कर हो जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महागोविंद रानाडे। महागोविंद रानाडे के गुरु का नाम था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा लेकर ही आप सुनते हो ना स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन से मिलने से पहले, स्वामी दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन से मिलने से पहले सिर्फ हिंदी में भाषण, सिर्फ संस्कृत में भाषण दिया करते थे। जब संस्कृत में भाषण दिया करते थे तो बहुत सारे लोग उनको सुनने नहीं आते थे। तब केशव चंद्र सेन की मुलाकात बंबई में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, है ना। फिर इन्होंने कहा कि अपना भाषण हिंदी में दिया करो भैया, है ना। तब सत्यार्थ प्रकाश लिखी, वेदों की ओर लौटो, उसी में नारा दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन की बात मानकर हिंदी भाषा देना शुरू किया, तब जाकर कहीं, है ना, आर्य समाज फला फूला। अरे हाँ कि ना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। केशव चंद्र सेन
का संबंध ब्रह्म समाज से था, लेकिन इन्होंने ब्रह्म समाज के नियम कानून फॉलो नहीं किए। ब्रह्म समाज कहता था कि जो बाल विवाह है उसको रोका जाए, लेकिन केशव चंद्र सेन की बिटिया का रिश्ता अच्छा आया बिहार के कुछ बिहार के राजा का, तो उन्होंने बिहार के राजा से अपनी बिटिया का विवाह कर दिया जो 12 साल की थी सिर्फ, है ना। तो इनको ब्रह्म समाज से निष्कासित होना पड़ा था। ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। महागोविंद राणाजय को हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, और महागोविंद राणाजय ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर, महागोविंद राणाजय ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे हमने कहा महागोविंद राणाजय को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, तो एक बात समझिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर, अगर आपसे पूछ दिया जाए, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, प्रशांत मौर्य, जो बच्चा नया है ना, जो बच्चा नया है, सिर्फ वो ये बात बताएगा कि बताओ भैया जल्दी से, कि जिसको हम लोग द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग सिकंदर कहते हो, एक्चुअली में सिकंदर कौन था? सिकंदर 1 था, सिकंदर 2 था, कि सिकंदर 3 था? एक क्वेश्चन आपका और भी पेपर बना था कि पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वीराज 1 था, पृथ्वीराज 2 था, पृथ्वीराज 3 था? अतुल राजभर का आंसर सबसे पहले आया है ना, वेरी गुड। तो जो सिकंदर आप पढ़ते हो, सिकंदर महान, ये सिकंदर महान 3rd था। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जो था वो भी पृथ्वीराज चौहान 3rd था, पृथ्वीराज 3rd था। वेरी गुड, आंसर आया सब लोगों का, वेरी गुड। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। याद रखना है आपको ना। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महागोविंद राणाजय को। जैसे भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। उसी प्रकार से महाराष्ट्र का सुकरात कौन है? महागोविंद राणाजय। और सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु को गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो गुरु कौन था बेटा? सुकरात। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो महात्मा गांधी के गुरु समझ में आ गए। अरे हाँ कि ना, ये छोटी मोटी क्लास नहीं चल रही है। मैं आप देख पा रहे होंगे, जो बच्चे नए जुड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जो नए जुड़े हैं वो ये देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर, अरे भाई पहले बच्चा जब होता है तो पहले दूध के दांत निकलते हैं, है ना, फिर स्थायी दांत आते हैं, फिर इसके बाद वो धीमे धीमे, ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उसको सीधे चिकन खिलाना शुरू कर दिया, मटन खिलाना शुरू कर दिया, दांत टूट के आ जाएगा बाहर, है ना। तो पहले धीमे धीमे बच्चा रेंगता है, घुटने के बल चलता है, फिर पैर के बल चलता है, इसके बाद पहाड़ चढ़ता है ना, तो सीधे पहाड़ चढ़ जाओगे क्या? ऐसे धीमे 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 धीमे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे जुड़े होंगे जिनको यही सब नहीं आता होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जिनको यही सब नहीं आता होगा और बनते बुर्ज खलीफा है। अरे हाँ कि ना। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, महात्मा गांधी ने अपने विचार कहां से लिए थे, विचार के स्रोत क्या थे उनके, अरे हाँ कि ना। इसके बाद हम लोगों ने महात्मा गांधी का परिचय देखा। हम लोगों ने क्या देखा भैया? महात्मा गांधी का परिचय देखा। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कितने लोग जुड़े हैं? कितने लोग जुड़े हैं कोई बताएगा? कितने लोग अभी हम लोग के पास जुड़े हैं कोई बताएगा? फटाफट बताइए। बस इतने ही लोग हैं। और लाइक कितने लोगों ने किया है? क्या जो लोग आए हैं सबने लाइक कर दिया है? जितने लोग जुड़े हैं सबने लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया है? अब आप सोच रहे होगे अरे सर आप पढ़ाइए, लाइक के चक्कर में क्या? अरे भैया तुम अपने बारे में सोचते रहोगे क्या? कभी हम लोग के बारे में सोचा करो, है ना। फेफड़ा बाहर आ जाता है चिल्ला चिल्ला के, क्या बोलते हो? पूरी मेहनत लगाते हैं। आपसे सिर्फ क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं ना कि आप से अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, दुनिया स्वार्थी है कि नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ 2 लोग खुश होंगे, एक आपके माता पिता और दूसरे हम, आपका गुरु। बाकी सबको उन्हीं मार मार के कहेंगे जुगाड़ से हुआ है। वो थोड़ा ना था, हमारे साथ खेलता था दिन भर, पढ़ता नहीं था, है ना। फिर हम जानते हैं, हमने पढ़ाया, आपने दिल लगा के पढ़ा, और आपके माता पिता का पैसा और उनकी जो संतान, एक्चुअली में जो संतान है वो कपूत से सपूत हो गई, है कि ना। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहां से की थी बेटा? इंग्लैंड से की थी। हाँ, अब बढ़ा और तेज बढ़ेगा, और तेज बढ़ेगा शेरों, समझिए। अब स्टार्ट करते हैं, कहानी क्या है। तो गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की। जब वो इंग्लैंड से पढ़ाई करने गए, है ना, तो इंग्लैंड की जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आए, जब वापस आए तो उन्होंने कुछ दिन तक वकालत राजकोट में करी, कुछ दिन तक वकालत बंबई में करी। अरे हाँ कि ना, बहुत धन्यवाद। डिसलाइक से फर्क नहीं पड़ता मुझको, है ना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता डिसलाइक कैसे करते हैं, है ना। लाइक होता है, डिसलाइक होता है। जब अंगूठा खड़ा हो जाए तो लाइक है, मतलब हमने तुमको पसंद किया है, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, हम आपका सम्मान करते हैं। जो डिसलाइक करता है वो बच्चा नहीं है,
एक्चुअली में वो टीचर, एक्चुअली में वो स्टूडेंट नहीं है ना, समझते हैं क्या मैं बता रहा था कि महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करी इंग्लैंड से और फिर भारत आए। कुछ दिन तक वकालत राजकोट में करी, कुछ दिन तक बंबई में करी, लेकिन राजकोट और बंबई में वकालत करने पर उनका पैसा ऐसा मिल नहीं रहा था, मजा आ नहीं रही थी और सफलता मिल नहीं रही थी। तो सोच रहे थे कुछ ऐसा चांस मिल जाए कि जो हमें आगे बढ़ाए। चांस इससे याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चा से होता है चन्हुदड़ो, चा से होता है चन्हुदड़ो और सा से होता है सिंधु नदी। तो चांस याद रहेगा तो चा से चन्हुदड़ो याद रहेगा और सा से सिंधु नदी याद रहेगा। तो चन्हुदड़ो किस नदी किनारे स्थित है बेटा? सिंधु नदी किनारे। तो मैं आपको क्या बताया कि इनको ये भी एक चांस सोच रहे थे कि चांस मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। तो अब क्या होएगा कि दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी मुसलमान था, नाम समझिएगा, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी मुसलमान था, है ना। इनके ऊपर लगा दिया व्यापार का घोटाला। तो अब इन्होंने अपना केस लड़ने के लिए गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी 1893 में 1893 में साउथ अफ्रीका निकल लिए धीरे से। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में पहुंचे, है ना। 1893 पहुंचने के बाद 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना करी। 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना करी। मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में की गई थी। याद रखिएगा 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अरे हाँ कि ना? ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नाम की क्या निकाली थी? पत्रिका निकाली थी। आगे चलते हैं। अब इन्होंने दादा अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं अपना यहीं पर एक आध गढ़ बना लेता हूं जहां से मैं आवागमन करता रहूंगा। तो एक बार क्या हुआ था, डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे, समझिएगा, डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे, है ना, पीछे से क्वेश्चन है, पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए बाल गंगाधर तिलक जब मरे थे तो उनकी कंधे, उनकी अर्थी को किस एकमात्र मुसलमान ने कंधा दिया था? समझिएगा, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुसलमान ने कंधा दिया था, उस मुसलमान का नाम बताइए। कहने का बस इतना तात्पर्य है कि जब पेपर वाला कसम खाकर बैठा होगा कि तुमको फेल ही करना है, या फिर कसम खा के बैठा होगा जिसने गूढ़ की किताब नहीं पढ़ी होगी उसको फेल करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछेगा। जैसे ये कि जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, है ना, तो बीच में जगह पड़ती है पीटर मेरिट्सबर्ग, है ना। और पीटर मेरिट्सबर्ग में क्या हुआ कि गांधी जी प्रथम श्रेणी की डिब्बे में बैठे हुए थे, तो वहीं पर एक अंग्रेज आ गया। तो अंग्रेज ने क्या किया, स्थानीय पुलिस वालों को बुलाया और बुलाकर गांधी जी को बाहर फिकवा दिया, क्योंकि उसमें रूल था कि कोई भी भारतीय, है ना, क्या कोई भी अश्वेत गोरों के साथ, है ना, कभी यात्रा नहीं कर सकता था। तो ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी को बहुत खटक गई। अब गांधी जी ने कहा अब तो सुधार कर ही जाएंगे, अब सुधार कर ही जाएंगे। 1908 में 6 माह के लिए इनको जेल भेज दिया गया था जोहान्सबर्ग में। तो पहली बार जो जेल हुई थी, पहली बार जो कारागार गांधी जी को हुआ था वो 1908 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ही। 1908 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही 1902 में और 1904 में 2 आश्रम की स्थापना करी। एक था टॉलस्टॉय आश्रम, याद रखिएगा, एक था टॉलस्टॉय आश्रम, और एक था आपका फोनिक्स आश्रम, याद रखिएगा। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने आश्रम की स्थापना करी है? 2 आश्रम की स्थापना करी। 1902 में टॉलस्टॉय आश्रम की, 1904 में फोनिक्स आश्रम की। जो टॉलस्टॉय आश्रम है ये आपका जोहान्सबर्ग में है। जो टॉलस्टॉय आश्रम है ये आपका कहां पर है भैया? तो ये आपका जोहान्सबर्ग में है। और जो फोनिक्स आश्रम है ये आपका कहां पर है बेटा? डरबन में है। कहां पर है आपका? डरबन में। याद रखिएगा फोनिक्स आश्रम कहां पर है? डरबन में, ठीक है ना, डरबन में। क्लियर है? तो यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी बताइए, फटाफट बोला करिए यस सर समझ में आया। अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? अरे हाँ कि ना? लोगों ने आंसर दिया है अबुल कलाम आजाद। नहीं बेटा, ये नहीं आंसर है, ये आंसर नहीं। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देने वाला एकमात्र मुसलमान कौन था? आंसर है शौकत अली। शौकत अली वॉज द राइट आंसर। अबुल कलाम आजाद अर्थी में शामिल हुए थे, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद बाल गंगाधर तिलक की शव यात्रा में शामिल हुए थे,
लेकिन अबुल कलाम आजाद ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा नहीं दिया था। कंधा किसने दिया था? शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बेटा, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अश्वेत फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं यात्रा कर सकता था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा कर सकता था, लेकिन यदि वहां पर कोई गोरा बैठा हुआ है तो उसके साथ यात्रा नहीं कर सकता था। बस इतना कहना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है ना। गौरव कुमार जी कह रहे सर यहां पर आप कैसे, हम तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। 9 जनवरी याद रखिएगा, है ना, 22 वर्ष रहने के बाद 1893 में गए और 22 वर्ष रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए तो हमारी एक प्रतिभा, कहते नहीं है, एक कभी आप एसएसबी देने जाओ, एनडीए का पेपर दिया हो, सीडीएस का पेपर दिया हो, तो जब जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है ना, या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेन ड्रेन शुड बी अलाउड और नॉट, मतलब हमारी जो देश की प्रतिभा है उसका पलायन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ के हमारे के इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, तो क्या हमारे देश को इसके लिए कोई एक सख्त कदम उठाना चाहिए? इस प्रकार से आपका जीडी का टॉपिक होता है, आपको याद रखना चाहिए। तो हमारी जो प्रतिभा थी वो तो वापस आ गई थी, इसलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी, है ना, प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, इसलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ तो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? अब यहां से शुरू होता है गांधी जी का सफर। अब यहां से क्या शुरू होता है? गांधी जी का सफर। अब समझिएगा, 1916 में गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे, है ना, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में कौन सा आश्रम बसाया? साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम बसाया? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो गलत बता रहे हैं, है ना, 1916 में कहा साबरमती आश्रम बसाया था, 1917 में बसाया था, है ना। तो मोहन प्यारे, परीक्षावाड़ी और जो रेलवे स्टेशन पे जो पत्रिकाएं बिकती हैं, है ना, उनको थोड़ा सा पढ़ना अगर कम कर दोगे तो शायद जीवन में कुछ अच्छा आ जाएगा, है ना। तो अच्छी किताबें पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा रहेगा 1916 में साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जबकि 1917 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, 1917 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो गांधी आश्रम और साबरमती आश्रम ये दोनों अलग अलग हैं। गांधी आश्रम गांधी जी को व्यापारियों ने मिलकर उपहार स्वरूप दिया था, तो गांधी आश्रम की स्थापना गांधी जी ने नहीं की थी, और गांधी आश्रम अहमदाबाद में था, और जो साबरमती आश्रम है वो भी अहमदाबाद में था। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो गांधी आश्रम की स्थापना 1917 है और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 है। ये अलग है, ये खुद गांधी जी ने बनाया था और ये गांधी जी को व्यापारियों द्वारा उपहार में दिया गया था। अरे हाँ कि ना? वेरी गुड। तो अब यहां तक आपको बात समझ में आई। अब गांधी जी का सफर शुरू कराया जाए सफर। अब गांधी जी का सफर शुरू कराते हैं। भारत की आजादी में इनका योगदान क्या था? अरे हाँ कि ना? गांधी जी का भारत की आजादी में योगदान क्या था? अगर यहां की बात शुरू किया जाए तो जल्दी से यस सर बोलो कि यस सर स्टार्ट कीजिए, तो हमको फटाफट एक कहानी सुनाते हैं। जी सर, प्रशांत मौर्य, प्रवीण चौहान। लेकिन आज जो बच्चे कम हैं, ये मेरे दिल पे दर्द दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में उठा है दर्द करारा। क्या बोलते हो? स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, मैं आपको लाइन से थोड़ा सा सत्याग्रह लिख देता हूं। पहला सत्याग्रह लिखाएंगे चंपारण सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह लिखाएंगे चंपारण सत्याग्रह। मेंस के नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, याद रखिएगा कि मेंस में थोड़ा सा अंदर क्यों और कारण आपको पता करना होता है। जब मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्यों और कारण भी बताएंगे, है ना। तो आप यहां से सिविल का प्री तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह सिविल का प्री तक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो यार भारत का। अब भारत का एग्जाम कोई भी हो, क्या वो चंपारण की जगह और कोई सत्याग्रह दे देगा क्या?
गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था, वही तो आंसर होगा। गुड। तो चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। और इसके बाद आपका आएगा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत व असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट और नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन के बाद आपका स्वराज पार्टी बनेगी 1923-24 में। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष होंगे, सचिव मोतीलाल नेहरू होंगे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद हो सकेगा कोई इतना ही नहीं पढ़ा पाए आज तो हम, है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, आराम से समझो। अच्छा सर, प्रभास सिंह मस्त पढ़ा रहे हैं सर आप, क्या आप पहली बार हमको देखे हुए हैं? अच्छा, जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे न्यू हैं, जो हमको पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार हाजिरी लगा दें, ये सर आई एम न्यू, आई एम न्यू। अच्छा, जो पुराने बच्चे हैं वो आई एम न्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो हम दिल से जानते हैं, जानते हो, उनको तो हम जानते हैं, वो भी जानते हैं, है ना। तो जो न्यू है वो अगर हाथ उठा देगा कि सर आई एम न्यू, आई एम न्यू, तो मजा ही आ जाएगा। फटाफट। अवधेश चौहान, ये सब तो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं वो लिखें सिर्फ आई एम न्यू, फटाफट। अनुज कुमार, गिरमिटिया प्रथा बेटा अलग है, गिरमिटिया जो है वो अलग है। गिरमिटिया तो आदिवासियों से संबंधित होगा, गिरमिटिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। देश के बाहर है गिरमिटिया, वो अलग है आदिवासियों वाली। पूजा रानी बड़ी सयानी, देखो अब सब के सब आई एम लिखने जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं मैं सब कोई पुराना है। प्रवीण चौहान, पुष्पेंद्र पाल, शैलेंद्र सिंह, ये सब पुराने हैं। दिव्यांशु तिवारी, प्रवीण चौहान, ऐसा नहीं, हमें लग रहा है कि सब पुराने हैं। आई एम ओल्ड, हाँ, नताशा सिंह आई एम ओल्ड, प्रशांत मौर्य आई एम ओल्ड, ओके। प्रभास सिंह सर, प्रभास सिंह करे सर आई एम न्यू एंड सिलेक्टेड असिस्टेंट टीचर इन यूपी, गुड। अब क्या चाहिए, अब बच्चे की जान ले लोगे क्या भैया? आकाश वर्मा सर, अटलांटिक और आर्कटिक बता दो, महासागर और महाद्वीप क्यों कहते हैं? ओके, एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि बताइए, एक क्वेश्चन आपसे जो बच्चे नए हैं उनसे भी एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड, जियोड मतलब क्या होता है? लक्षवाब। अभी आगे और जोड़ो। अच्छा, लाइक सब लोग कर रहे हो ना, सब लोग लाइक कर रहे हो ना, फटाफट। हाँ, गिरमिटिया आपको बताएंगे, बिहार उत्तर प्रदेश संबंधी कुछ श्रमिक थे, हाँ ये सब बताए जाएंगे, आदिवासी संबंधित थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो मॉरिशस, है ना, ये सब चीजें, ठीक है ना, तो बताते हैं। तो यहां समझिए क्या है, तो देश के बाहर की बात है गिरमिटिया वाली बात। हम भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से लेते हैं। और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो भाई, बेफिक्र होकर कमेंट टाइप करो, और चैलेंज छोड़ो, आज पहला दिन है, छोड़ते हैं, है ना, प्लस समझ लेते हैं। आदित्य चौधरी, आदित्य चौधरी ने आंसर दे दिया, फटाफट देखते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे आंसर देंगे जरा फटाफट, अभी तक जिन्होंने पढ़ा हुआ है। हाँ, ये है पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति जियोड है, जियोड मतलब लक्षवाब, लक्षवाब मतलब लगभग गोल, लगभग गोल। अरे हाँ कि ना, पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने कहा था? तो ना से नारंगी ना से न्यूटन, पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने कहा था? ना से नारंगी ना से न्यूटन। सर एक डिसलाइक पता नहीं कौन कर दिया, अरे होएगा यार, कोई राम रहीम का चेला कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नीतू यादव, गुड सर, हम डेली पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं नीतू जी, नीलम कुमारी, सब लोगों से क्वेश्चन है ना, जो बच्चे नए हैं उनसे भी क्वेश्चन है, जो पुराने हैं उनसे तो पूछा ही था कि पृथ्वी की आकृति जियोड है, लक्षवाब लगभग गोल है, ध्रुवों पर चपटी है। अरे हाँ कि ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं कि देखो भाई, यहां पर ही बर्फ जमी है, यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल, यहां पर ही बर्फ जमी है, यहां पर ही बर्फ जमी है, यहां पर ही बर्फ जमी है, यहां पर ही बर्फ जमी है। अरे हाँ कि ना, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप। अरे हाँ कि ना, अब इन राइटिंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भावनाओं को समझो। अरे हाँ कि ना, भावनाओं को समझो। क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि
अब यहां पर ही बर्फ जमी है, यहां पर ही बर्फ जमी है, तो इस वाले एरिया को महासागर क्यों कहते हो और इस वाले एरिया को महाद्वीप क्यों कहते हो? फटाफट बताओ जल्दी से। और हम तो गांधी जी के पास चले वापस, जल्दी फटाफट। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर मैं कल मिलूंगा तो जो आंसर सही देगा उसको मैं बताऊंगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। तो समझिए क्या हुआ कि बिहार के चंपारण में जो यूरोपीय थे, बिहार के चंपारण के किसानों से कहते थे नील की खेती करो। आराम समझिएगा, बिहार के चंपारण के किसानों से जो यूरोपीय थे वो नील की खेती कराते थे। कहते थे अपनी जमीन के यानी अपनी कृषि के, अपनी खेती के 3/20 भाग पर, रुक जाओ डगर आ रही, हाँ, अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती आपको करनी है। और अगर हम लोग नील की खेती करते थे तो कुछ समय के बाद उस जमीन की उर्वरा शक्ति चली जाती थी, तो खेत हो जाते थे खराब। तो उन्होंने कहा किसानों ने कि भैया देखो, आप 3/20 भाग पर नील की खेती करा रहे हो, हमारी उर्वरा शक्ति भी जमीन की चली जा रही है, तो पैसा कुछ ज्यादा दे दिया करो। अरे हाँ के ना, जितना आप बेच रहे हो उसका थोड़ा बहुत परसेंट हमको दे दिया करो। लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी ने हम लोगों से बेहतरीन नील बना ली। अब जर्मनी ने हम लोगों से बहुत बेहतरीन नील बना ली तो यूरोपीय लोगों की कोई नील खरीदता नहीं था। अब ये नील क्या होती? इंडिगो, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। अब समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अब 3/20 भाग पर नील खेती करने से उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही थी और जमीन, अब किसानों को उनका हक का पैसा भी नहीं मिल रहा था। तब किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया। किसान राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से एक बार लखनऊ में हो चुकी थी। इसलिए गांधी जी राजकुमार शुक्ला किसान को जानते थे, है ना। तो किसान राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी पहुंच जाते हैं बिहार के चंपारण। बिहार के जो मजिस्ट्रेट होते हैं गांधी जी का रास्ता रोकते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं मानते, चले जाते हैं, है ना। गांधी जी की पहली बार चंपारण में ही मुलाकात महादेव देसाई से होती है, इंदुलाल याग्निक से होती है ना, और बड़े बड़े नेताओं से होती है। तो इन सब लोगों ने मिलकर चंपारण कमेटी बनाई, चंपारण एग्रेरियन कमेटी में ये छानबीन हुई कि जो अंग्रेज कर रहे हैं क्या ये सही है कि गलत। तो पता चला अंग्रेज गलत पाए गए। जब अंग्रेज गलत पाए गए तो गांधी जी ने कहा कि आप एक काम करिए कि जो नील की खेती है इसको बंद करवा दीजिए, और किसानों को उनका पैसा वापस कर दीजिए जो भी उनका नुकसान हुआ है। तो सरकार के कहने पर गांधी जी की बात मान ली गई। गांधी जी के कहने पर सरकार ने ये बात मान ली, और पहली बार अंग्रेजों ने किसानों को अपने पास से कुछ पैसा दिया। जितना भी जिसका नुकसान हुआ था 25% उनका मुआवजा दिया गया। तो ये थी आपका चंपारण सत्याग्रह। तो मैंने आपको क्या बताया कि चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और किस किसान ने बुलाया था? तो किसान का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। कितने भाग पर नील की खेती करनी पड़ रही थी? 3/20 भाग पर। इसको हम लोग कौन सी पद्धति कहते हैं? तिनकठिया पद्धति। गांधी जी ने कौन सी कमेटी बनाई थी? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। याद रखिएगा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। यहीं पर गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई थी, श्री कृष्ण सिंह से हुई थी, है ना, अनुग्रह नारायण से हुई थी, इंदुलाल याग्निक से हुई थी, महादेव देसाई से हुई थी, है ना। और ये सब चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य बन गए थे। लास्ट क्वेश्चन क्या, रिजल्ट क्या निकला कि किसानों को एक तो नील की खेती बंद कर दी गई और दूसरा किसानों को उनका 25%, है ना, मुआवजा मिला। और अगर आपसे कह दिया जाए नील की खेती या नील बिकना क्यों बंद हो गई थी, तो कारण था जर्मनी ने सर्वश्रेष्ठ नील की खेती करना शुरू कर दी थी, अच्छी मात्रा में नील उगाना शुरू कर दिया था जो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की होती थी। इतना समझ रहे हो? दीपिका कुशवाहा सर, ऑनलाइन जीएस की फीस कितनी है? चलो अभी कुछ समय दो, बता दूंगा, है ना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जब चंपारण सत्याग्रह, एक क्वेश्चन कोई बता सकता है जो हमसे नहीं पढ़ा वो बताएगा? सॉरी, हाँ, जुकाम हो गया, जुकाम। अच्छा, जुकाम का वायरस कौन सा होता है? जुकाम वायरस से होता है। पहली बात तो जुकाम किससे होता है? जुकाम वायरस से होता है। उस वायरस का नाम क्या है? मिक्सो।
जुकाम के वायरस का नाम क्या है? मिक्सो। लेकिन खांसी जुकाम अगर पेपर में आ जाए कि सर्दी जुकाम या खांसी जुकाम के वायरस का नाम क्या है, तो आपका आंसर आएगा रिनो। क्या आएगा आंसर? रिनो। तो सर्दी जुकाम या खांसी जुकाम के वायरस का नाम है रिनो, और सिर्फ जुकाम के वायरस का नाम क्या है? मिक्सो। ये बात याद रखिएगा भैया, ठीक है ना। तो सिर्फ जुकाम का है मिक्सो, और सर्दी जुकाम या खांसी जुकाम का है रिनो। दोनों वायरस अलग अलग हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन ये पूछ रहे थे हमसे कि जिन्होंने हमसे पढ़ा है उनके लिए भी है कि जब चंपारण सत्याग्रह को जीतने के लिए गांधी जी बिहार पहुंचे किसान राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर, तो अंत तक किस एक नेता ने गांधी जी का विरोध किया था? बताओ। चंपारण सत्याग्रह में किस एक प्रभावी नेता ने गांधी जी का विरोध किया था कि तुम यहां से जाओ, और किसने अंत तक सपोर्ट किया था कि तुम यहीं पर रहो? जल्दी से, किसने अंत तक सपोर्ट किया था कि तुम यहीं पर रहो, और किसने कहा था कि तुम यहां से भगो? जल्दी बताओ। जिन्होंने हमसे पढ़ा है वही बताएं अब, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आज मैं पढ़ा दूंगा। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा, इसके बाद आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप जब चाहे जिसकी चाहे उसकी बेइज्जती करिए खड़े होके। जब भी गांधी जी की बात चले तुम वहीं पे खड़े हो जाओ, और तुम जब क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे तो सब वहां से भागना शुरू करेंगे। हाँ सही कह रहे हो, जब भी मुझको छींक आती, मैं बता रहा हूं ना, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप मुझसे वहां से प्रश्न उठा सकते हो। नहीं पता ना, मैंने बताया ही नहीं। मैंने बताया ही नहीं है तो पता कहां से होगा? मैंने बताया ही नहीं है। मैंने बताया ही नहीं है तो पता कहां से होगा? गेंडा स्वामी, समझो। आंसर इज एनजी रंगा। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले सबसे बड़े नेता थे आपके एनजी रंगा, और सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले, सहायता करने वाले व्यक्ति का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंत तक गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में है ना इनका साथ दिया था। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर, जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने जीत लिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब जब इन्होंने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी, तो गांधी जी ने सोचा कि आपने हमको कुछ दिया है, हम भी आपको कुछ देंगे। तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह को जीतने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा, तो बदले में महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा। बात समझ में आ गई? अदला बदली हो गई। तो चंपारण सत्याग्रह का काम खत्म हो गया। चंपारण सत्याग्रह का काम खत्म हो गया, तो अगली काम आता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अरे हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। और सब लोगों ने शेयर कर दिया हो तो फटाफट बताओ जल्दी से। सब लोगों ने शेयर कर दिया हो, लोगों को बुला लिया हो, नए नए लोगों को बुला लिया हो, जितने तुम्हारे पास ग्रुप होए, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा पार्टी का हो, चाहे वो कुर्मी संघ का हो, चाहे वो यादव संघ का हो, कोई भी ग्रुप हो, आपका बहुत सारे ग्रुप होते हैं, चाहे वो भारत माता का हो, कहीं का भी हो, इराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कहीं का भी हो, शेयर करना तो बनता है। प्रियांश द्विवेदी जी, सर ये क्लास कितने बजे से होती है? डेली 9:30 बजे हम आपको यहां मिलेंगे। डेली 9:30 बजे हम आपको यहां मिलेंगे। अच्छा देखो, हमने जो कहा था ना गेंडा स्वामी, तुमने तिरंगा पिक्चर देखी है? तो उसमें उसका नाम होता है रंगा स्वामी नाम होता है ना। ठीक है, स्टार्ट किया। अच्छा लाइक कर दिया सब लोगों ने? लाइक कर दिया ना फटाफट? नीलम कुमारी जी, हाँ। जो नए बच्चे हैं वो आपस में वो एक दूसरे को शेयर कर देंगे, जो नए बच्चे हैं। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, यदि आपको लगता है कि हम पढ़ा लेते हैं, है ना, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। एक सोच रहे होंगे अरे भाई सही टीचर मिल गए हैं, किसी को बताएंगे नहीं, और कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार सब लोग को बुला लो, मजा है। ओके, रवि अग्रहरी, स्टार्ट करें। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। समझते हैं। गुजरात में फैल गया प्लेग। गुजरात में क्या फैल गया? प्लेग। समझिएगा, अब हर कहते नहीं कण कण में स्वाद होता है, वैसे मेरे हर
शब्द में कोई ना कोई प्रश्न छुपा होता है। तो भैया गुजरात में फैल गया प्लेग। जब गुजरात में प्लेग फैल गया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्लेग की पहले धज्जियां उड़ाऊं। अरे हाँ कि ना। तो प्लेग पास्ट्यूला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो प्लेग है वो पास्ट्यूला पेस्टिस नाम के किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लेग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। किस बैक्टीरिया से? पास्ट्यूला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से। जब किसी को प्लेग हो जाता है, भगवान ना करे किसी को, जब किसी को प्लेग हो जाता है तो उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। इसलिए प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। तो एक बार कहानी सुनाते हैं। एक बार हैदराबाद में प्लेग फैल गया। जब हैदराबाद में प्लेग फैल गया तो हैदराबाद के संस्थापक या हैदराबाद के निजाम कुली कुतुब शाह ने कहा कि जो भी हमारे यहां से प्लेग बीमारी को सही कर देगा मैं उसके नाम की इमारतें बनवा दूंगा या उसके नाम की इमारत बनवा दूंगा। तो एक कहीं ना कहीं से एक बूढ़ा फकीर आता है और लोगों को पीने का पानी देता है और पीने का पानी देकर वो प्लेग बीमारी सही कर देता है। समझिएगा, जैसे शिरडी के साईं बाबा है ना, तो वो पीने का पानी देता है और लोग पानी पीते थे और प्लेग उसकी बीमारी सही हो जाती थी। लेकिन राजा जो कुली कुतुब शाह था उसने अपने महल का दरवाजा बंद करवा दिया था ताकि जो प्लेग बीमारी शहर में फैली हुई है, जो उधर समाज में फैली हुई है, वो महल के अंदर ना आ जाए। लेकिन जब तक ये बात पता चलती चलती है ना कुली कुतुब शाह को, तब तक वो फकीर वहां से जा चुका था। तो जहां पर वो फकीर बैठता था उसी की याद में कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। नहीं मजा आई? अरे बहुत सारे रहस्य रखे हैं अपने पास पिटारे में। वापस आओ, है ना। मेंस देना ही नहीं देना? मेंस नहीं देना है क्या? यूपीएससी का मेंस, यूपीपीसीएस का मेंस, किसी चीज का मेंस, है ना। मेंस पढ़ने के लिए आपको उसकी जड़ तक पढ़ना पड़ता है। क्या बोलते हो? कुतुब मीनार की बात, चाहे बात, हर बिल्डिंग, हर इमारत कुछ कहती है। हर इमारत की ईंट बजा कर देखो कुछ कहती है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लेग इमारत कौन सी है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए प्लेग इमारत किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा हैदराबाद की चार मीनार को। प्लेग इमारत किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा हैदराबाद की चार मीनार को। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। और हैदराबाद का संस्थापक किसे कहते हैं? कुली कुतुब शाह को। और अगर ये ऑप्शन में ना आए तो चिनकिलिच खां को। चिनकिलिच खां को। ओके, अब बात करते हैं यहां से अहमदाबाद मिल सकता है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट खींचो, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना। चलो अगला अगला लेते हैं। हाँ, तो यहां पर तो हमने आपको प्लेग बीमारी बता दी। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह समझिएगा 1918। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। अरे हाँ कि ना, इसको समझते हैं। तो गुजरात में बउआ फैल गया प्लेग, समझिए। धन्यवाद आलोक। अभिषेक पाठक, अभिषेक पाठक जहां तक शायद आशीष सर के भाई हैं। ओके, हाँ, मनीष शाह, गिरी, उमेश राजवंशी, ठीक ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में बउआ फैल गया प्लेग। जब गुजरात में प्लेग फैल गया तो वहां पर लोग, अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल कंपनी थी जहां पे कपड़े वपड़े बनाए जाते थे ना, अगर आपसे पूछा जाए सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। सुनिए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं ये आपको बताइए। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, याद रहे ना। हाँ बेटा, हैदराबाद में ही आपकी हुसैन सागर झील है। आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। पुलिकट झील के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये सब तो अलग चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में फैल गया प्लेग, है ना। आज का लास्ट है ये, आज का लास्ट है। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कराएंगे जो आज लेकर आए थे लेकिन बाद में कराएंगे, ठीक है ना। टाइम हो गया काफी और आपका भी डाटा खत्म हो रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि गुजरात में बउआ फैल गया प्लेग। जब गुजरात में प्लेग फैला, तो लोगों, जितने भी मजदूर थे, जितने भी टेक्सटाइल कंपनी के मजदूर थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो मिल के मालिकों ने कहा तुम हमारे पास काम करो, तुम हमारे पास काम करो आके, तुम्हें 50% बोनस दिया जाएगा। कितना परसेंट भैया? 50%। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। तो 50% बोनस के चक्कर में सभी मजदूर काम करना शुरू कर देते हैं। अब सारे काम करते हैं, लेकिन जब
बोनस की बारी आती है कि भैया 50% बोनस मिलेगा, तो जब बोनस देने की बारी आती है तो मिल के मालिकों ने बोनस नहीं दिया। जब मिल के मालिकों ने बोनस नहीं दिया तब सारे मजदूरों ने मिलकर गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी। गुड। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहते हैं, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। याद रखिए यार, स्टैटिक जीके नहीं भूल जाओगे तो जीवन नरक हो जाएगा, समझिए। तो मैंने क्या बताया, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग फैल गया तो सभी मजदूरों ने कपड़े की कारखाने में काम करना बंद कर दिया। तो उनसे कहा गया कि हमारे यहाँ काम करो, तुम्हें 50% बोनस देंगे। लेकिन जब बोनस देने की बात है तो उन्होंने बोनस दिया नहीं। तो सारे मजदूरों ने मिलकर क्या कर दिया, गांधी जी को बुला दिया। गांधी जी यहाँ पर आए और गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी। जब अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना गांधी जी ने कर दी, समझिएगा, है ना, तब मिल के मालिकों ने सोचा कि यार बोनस दे दिया जाए क्या, लेकिन नहीं दिया। जब नहीं दिया तो एक खास बात मैं आपको बताऊं, गांधी जी के दोस्त भी, गांधी जी का एक दोस्त थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। जिनका नाम क्या था, अंबालाल साराभाई। अब आपके मन में हो रहा, सर ये अंबालाल साराभाई सुना सुना लग रहा है। हाँ सुना लग रहा है ना। अंबालाल साराभाई के बेटे का नाम है विक्रम साराभाई। अंबालाल साराभाई के बेटे का नाम है विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई की बहन का नाम है ना, सॉरी, विक्रम साराभाई की बुआ का नाम, मतलब कि अंबालाल साराभाई की बहन का नाम है अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई, समझिएगा, या अनुसुईया बेन भी कह सकते हो, है ना, गुजरात में बेन कहते हैं, बेन, है ना। तो गांधी जी के दोस्त थे अंबालाल साराभाई। ये चाहते तो मजदूरों के बोनस को 50% दे सकते थे, लेकिन गांधी जी का साथ नहीं दिया था अंबालाल साराभाई ने। समझ में आ गया। तो गांधी जी को लगा यार आप कुछ और करना पड़ेगा। गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल करी। गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल करी। कौन वाले सत्याग्रह में, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में। याद रखिएगा, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में की थी। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी थी। मजदूरों को मिल के मालिकों ने 50% बोनस देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया था। इसके चक्कर में, अरे हाँ कि ना, फिर किसने साथ दिया, अनुसुईया बेन ने साथ दिया। और अनुसुईया बेन ने साथ दिया तो भैया को झुकना पड़ा, और झुकना तो पड़ा। तो कितना बोनस दिया, 35%। कहने वादा किया था 50% देने का, लेकिन दिया कितना, 35%। अब इस 35% बोनस को कहते क्या है, प्लेग फैल गया था ना, इसलिए इसको प्लेग बोनस कहते हैं। तो याद रखना है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में प्लेग बोनस कितना मिला था मजदूरों को, तो मात्र 35%। वादा था 50 देने का, दिया कितना गया था, 35%। अरे हाँ कि ना। और आज का लास्ट, और कल मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आपकी आंखों से आंसू और दिल से ज्वाला जलेगी, और आप कहोगे मिल जाएं अगर वर्तमान में गोरे, है ना, तो नरक तक दौड़ाकर मारेंगे। अरे हाँ कि ना। स्टार्ट करते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, कुछ नहीं था इसमें। गुजरात के खेड़ा में अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी, सित्ता याद रखना है, गुजरात के खेड़ा में अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेज किसानों से लगान वसूल रहे थे। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी वहां पहुंचे, और गांधी जी ने की मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से हुई। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई हैं। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के भैया क्या है, बड़े भाई हैं। लेकिन बात वही है ना कि गांधी जी की पटरी सरदार पटेल से खाती है, विट्ठल भाई पटेल की पटरी सुभाष चंद्र बोस से खाती है। तो अंतर क्या आ रहा है पटरी खाने में, बहुत अंतर आएगा। इतना अंतर आएगा कि विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु के बाद सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना नहीं रह जाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल। तो इतनी बात आपको समझ में आई, अरे हाँ कि ना। तो सीरियल से लगाने के लिए पेपर में आता है, तो नंबर 1 पे चंपारण, नंबर 2 पे अहमदाबाद, नंबर 3 पे खेड़ा। अरे हाँ कि ना। 1914 में, समझिएगा, अच्छा समझिए, एक बात समझाते हैं, मजा आ जाएगी। आज का क्या, आज का ट्रिक ऑफ द डे, आज की ट्रिक ऑफ द डे। हर क्लास में लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, हर क्लास में लास्ट में क्या बताएंगे भैया, ट्रिक बताएंगे। आप ट्रिक समझते हैं क्या है, समझते हैं, अरे बताया जाए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, अच्छा कितने विश्व युद्ध हुए,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं चल रहा कितने विश्व युद्ध हुए हैं, 10-12 तो नहीं हो गए हैं? अरे अपने घरों का नहीं मिलाना है विश्व युद्ध भाई, विश्व युद्ध समझ रहे हो, है ना? ऑस्ट्रिया का राजा फर्डिनांड, नहीं समझ में आ रहा, अभी समझते हैं। अब याद समझिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। बेटा समझो, फटाफट समझो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। बताना नहीं किसी को, ये सब किसी को बताना नहीं, समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ये याद कर लो जल्दी से, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। ये याद हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो समझिएगा 19 19 19 19, ये सब कॉमन है, छोड़ दो, कॉमन लोगों को हमसे मतलब नहीं है। 14 लिखा, 14, 4 में 1 घटाओ 3, 8 में 1 घटाओ 37, 9 में 3 घटाओ 6, 5 में 4 घटाओ 1, 61। पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, दूसरे विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। याद आया? पहले विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, दूसरे विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। बजाओ ताली, है ना? तो ये थी आज की ट्रिक ऑफ द डे। छोटी थी लेकिन खोटी थी, अगले दिन पे बढ़ा देंगे। अरे हाँ कि ना? और आप जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, वो जो कैसा क्वेश्चन पूछना चाहे, जिनको उनके भैया ने कहा हो कि भैया जो आपने टीचर से पूछा ना, तो यहां पे दाग देगा वो क्वेश्चन और मैं आंसर बता दूंगा। और जो हमको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, उनके लिए तो हम दिल से जुड़े हैं, और आप लोग भी दिल से जुड़ सकते हैं। अरे हाँ कि ना? आज तो पहला दिन है, तो मजा आया। तो जो बच्चे नए थे वो मजे आ गए, हो गया, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, जहां से पूछना हो भाई वहां से पूछो। अरे हाँ कि ना? मेरी नहीं लगी लेकिन तुम्हारी 100% लगवा कर मानेंगे। मेरी नहीं लगी कोई बात नहीं यार, लेकिन तुम्हारे आगे डीएम जरूर लिखा रहेगा। क्या बोलते हो? यही है सपना हमारा। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। कल मिलते हैं फिर से 9:30 बजे। अरे हाँ कि ना?